हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूं गुंजन मैम और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का ह्यूमन एंड कलरफुल चैप्टर। आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं बट इससे रिलेटेड थ्योरी बेस्ड और केस बेस्ड स्टडीज बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। जैसे हमारा चैप्टर का ही नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो यहाँ से हम सबसे पहले ह्यूमन आई की कंपोजिशन को समझते हैं। ह्यूमन आई क्या है? एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे आसपास होता है। ये किस पे काम करता है? ये पूरी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज। बाउंस बैक हो जाती है वो, है ना, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में किसी अदर डायरेक्शन में चली जाती है, पर टकरा के जाती है, बाउंस करके जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। जैसे कि हम देखते हैं ग्लास से, है ना, कोई भी ग्लास से आप जब देखोगे तो आप उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वहां पर देख सकते हैं, मतलब आप उसके दोनों तरफ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन पे काम करता है। अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है या लेबलिंग करने के लिए पूछा जाता है। तो ये होता है प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कम या ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में नंबर ऑफ रेज कितनी है। अगर आप लोग या हम लोग कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर यह हम डीम लाइट में है तो ये प्यूपिल क्या करेगी? फेल जाएगी। इसका रीजन वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स में लाइट एनर्जी हमारे पास में आ पाए। अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में निकलेंगे तो क्या होगी? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट होने से वो कम से कम लाइट को आंखों के अंदर जाने देगी। तो प्यूपिल का काम क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे इंटर होना चाहिए रेटिना पर, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है सबसे मेन कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, ये बैंड करता है मोस्ट ऑफ द लाइट। ये कॉर्निया सबसे बाहरी पार्ट जो दिख रहा है आपको, कॉर्निया, इसे बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ से ये पार्ट हो गया आपका कॉर्निया। देन फिर आयरिश हमारे पास में क्या करता है? कंट्रोल करता है किसके बेटा? कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। किसको कंट्रोल करता है? साइज ऑफ द प्यूपिल को। बस आपको इनके टॉपिक्स के नाम याद रखना है कि क्या क्या है। प्यूपिल क्या काम कर रहा है? प्यूपिल काम कर रहा है कि लाइट कितनी एंटर होगी उसके अमाउंट को वो क्या कर रहा होगा? उसके अमाउंट को वो कंट्रोल कर रहा होगा। आई लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है बेटा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली 1 मार्क का। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पर। कहाँ है लेंस? देखो ये वाला जो लेंस होता है ये है आपके पास में, ये पूरा लेंस होता है यहाँ, ठीक। तो ये है। अब आयरिश होता है, सिलिनरी मसल्स होती है यहाँ पर एंड पॉइंट्स पे। ये जो हमारे पास में लेंस को जोड़े रखने वाले यहाँ जो 2 मसल्स होती है जो इसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने का काम करती है, वो सिलिनरी मसल्स होती है। इसी के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो वो फार होगा या तो नियर होगा, हम इजीली देख पाते हैं, हमारी आंखें इजीली फोकस कर पाती हैं सिलिनरी मसल्स के कारण। क्रिस्टलाइन लेंस होता है एक्विशियस ह्यूमर यहाँ पर आपके आंखों के आगे, जिसके कारण हमारी आंखें नमी बनाए रखती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्विशियस ह्यूमर। और इसके बाद में हमारे बाकी के बचे हुए बिहाइंड दी लेंस, आपके रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये लिक्विड क्या होता है? ये लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो लाइट रेज को इजीली पास होने देता है लेंस से रेटिना तक। अब ये जो बैक में सारी है यहाँ से ये जो चल रही है नर्व्स, ये हमारे पास में बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है। यहाँ पर रेटिना पे बहुत सारी सेल्स होती है। ये रेटिना पे क्या होता है? यहाँ पर होती इमेज फॉर्म। इसी इमेज के बाद में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो जितनी भी इमेजेस बनी यहाँ पर, जितनी भी सेल्स ने जिस तरीके की लाइट को ऑब्जर्व किया है, जो भी इमेजेस बनी है, ये इमेजेस की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व लेके जाती है ब्रेन को, ब्रेन उसे रीड करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है? यहाँ से जितनी भी सेंसिटिव सेल्स है जिन्होंने लाइट रेज को देखा, हमारे आसपास के हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया,
यहाँ से ये सारा लीव करती है, कहाँ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। और इसी पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ कोई भी रेज नहीं होती, किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहां से तो नर्व्स लीव करती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास में आई का क्या हो गया बेटा, एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब उसी के आगे दे रखा है कि सिलियरली मसल्स क्या करती है हमारे पास में, आई लेंस के शेप को चेंज करने का काम कर रही होती है। या तो उसे थिन करेगी या तो उसे थिक करेगी, ताकि हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो नियर बाय हो चाहे वो फार ऑब्जेक्ट हो, दूर कहीं रखा हुआ, तो हम उसे इजीली देख पाए, है ना। फोकस करने का काम कर रही होती है। रेटिना एक स्क्रीन के जैसे काम करती है, जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होगी। क्लियर, ये तो आपको पता है। ऑप्टिक नर्व इमेज सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, बता चुके थे मैं अभी। इमेज फॉर्म रेटिना पे कैसी होती है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि लेंस है सामने, तो लेंस से अगर यहाँ इमेज बनी है तो इमेज की नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, किस टाइप की इमेज बनेगी। तो हम बात करते हैं हमारे पास में रियल इमेज, इन्वर्टेड और स्मॉलर बनती है साइज की। स्मॉलर कैसे, अगर बहुत बड़ा दिखेगा तो आपको सिर्फ वो इंडिविजुअल इमेज दिखेगी, आपको तो पूरा आसपास का इन्वायरमेंट दिखता है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि हमारे रेटिना पर जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, एक्चुअल साइज से छोटी, ठीक है। तो इमेज का साइज तो स्मॉलर होता है, और नेचर कैसा होता है, नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक। फिर यहीं से बात करते हैं, मैंने आपको बताया कई सारी सेंसिटिव सेल्स होती है हमारे पास में, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना पर। तो ये दो टाइप की होती है, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स क्या काम करती है बेटा, रोड लाइक शेप की होती है, कुछ इस तरीके से होती है सेल्स, ये इस टाइप से कुछ सेल्स होती है हमारे पास में। ये डीम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स के पास में रॉड शेप्स की बहुत कमी होती है, इसीलिए हम लोग नाइट विजन नहीं कर पाते, रात में इजीली नहीं देख पाते। वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं, कई सारे एनिमल्स की आंखों में रोड लाइक शेप्स जो होते हैं, या फिर रोड सेल्स की बात करूं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आउल है ना, वो नाइट विजन कर सकता है, दिन में उसे नहीं दिखाई देता प्रॉपरली, बट नाइट में वो बहुत अच्छे से देख सकता है। सो उसकी आंखों में जो सेल्स है वो रॉड लाइक शेप्स सेल्स होंगे, दैट इज रोड सेल्स होंगे, जिसके कारण वो नाइट विजन इजीली कर पाएगा। बिकॉज ये किसके लिए सेंसिटिव होते बेटा, डीम लाइट के लिए होते। आप रात में जिन एनिमल्स के पास में या ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के पास में रोड लाइक शेप्स या रोड सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, बिकॉज उनको अपने प्रेडेटर को रात में ढूंढने में आसानी होती है, जो उनके शिकार होते हैं उनको आसानी से वो चेज कर पाए। फिर अगर हम हमारी आंखों की बात करें तो हमारी आंखों में जो रेटिना है उस पे किस टाइप के सेल्स ज्यादा अवेलेबल है, तो वो है हमारे पास कोन्स लाइक शेप्स के सेल्स अवेलेबल है, जो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए या नॉर्मल लाइट के लिए। अगर उजाला है, दिन है, तो हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये दो टाइप के हमारे पास में सेल्स होती है जिनको आपको पढ़ना था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स लिए, बहुत डिटेल नहीं, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस दे रही हूं मैं, बाकी जैसे भी डिटेल्स हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरे। अब देखो, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार फटाफट रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, एबिलिटी, आंखों की वो एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाएगा किसी भी डिस्टेंस पे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। क्या कहा, फिर से समझो कि आपके पास में पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, तो आंखों की वो पावर है ना, हमारी लेंस की वो पावर, जिसके कारण वो बहुत अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है। इट मीन्स आप पास की चीजों को भी देख सकते हैं और दूर रखी चीजों को भी देख सकते हैं। अगर आप पास रखे चीजों को देखेंगे तो आपको देखने के लिए या फोकस करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, वहीं पर अगर आप बहुत दूर की चीजें देख रहे हैं तो आपकी आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, वही एडजस्टिंग टाइम वो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में काम करता है। और यही हमारे पास फोकल पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। क्या कि हमारे लेंस को, आई लेंस को एडजस्ट करने में जो पावर है, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिस तरीके से करता है, उस एबिलिटी को हमने क्या बोला है बेटा, वो एबिलिटी हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। किस तरीके से, तो देख लो यहाँ आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने।
कहीं आप दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो बहुत दूर अगर डिस्टेंस पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम सपोज करते हैं कि वहां पर इन्फिनिटी है हमारे लिए, है ना। तो अगर वहां से ऑब्जेक्ट मान लिया इन्फिनिटी पे रखा है, तो वहां से जब लाइट रेस चलेगी तो कैसी चलेगी बेटा, हमेशा पैरेलल आती हुई चलेगी। हम अज्यूम करते हैं ऐसा कि पैरेलल आती हुई चलेगी। अब जब आपकी कॉर्निया से आके टकराती है, तो कॉर्निया ब्लगिंग आउट है ना, ब्लगिंग आउट है, ये अंदर की तरफ क्या करेगा बेटा, उसको कन्वर्स करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हमारे पास लेंस आता है, अब यहाँ पर कौन सा लेंस है हमारे पास में, कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब लाइट रेस जाएगी और ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर सिलियरली मसल्स हो जाएगी रिलैक्स्ड, क्या हो जाएगी, सिलियरली मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएगी। तो लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, टाइट हो जाएंगे। अगर टाइट हो जाएंगे तो लेंस कैसा होगा हमारे पास में, लेंस हो जाएगा थिन, इट मीन्स ये खींच जाएगा हमारे पास में, है ना। लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, थिन हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा लेंस, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाएगी यहाँ से, है ना। तो देखो हियर लेंस, आई लेंस इज थिन, अगर आई लेंस थिन है तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा, पर जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, और कन्वर्जिंग पावर कम होने के कारण इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एग्जैक्ट रेटिना पर। समझ में आया। वापस देखो, लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो जो सिलियरली मसल्स होगी वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी। इसके कारण ये जो लिगामेंट्स है जिससे हमारे लेंस अटैच्ड रहते हैं, ये टाइट हो जाएगी और उसके कारण लेंस थिन हो जाएगा। अब थिन होने से हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्स करने की पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये चीज याद रखना। ये कब है बेटा, जब आई फोकस कर रही है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, कहीं दूर रखा हुआ है, ठीक। एक अच्छे से याद हुआ, इसका जस्ट अपोजिट होता है दूसरा वाला, कि अगर क्या हो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट बहुत नियर बाय रखा हो, जैसे यहाँ पर हम बुक्स पढ़ते हैं या हमारे आसपास की टेबल की चीजों की बात करें, तब क्या होगा, तो देखो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट रेस पैरेलल नहीं आती, डाइवर्ज होते हुए आती है, फैलती हुई आ रही होती है। तो जब डाइवर्स होते हुए लाइट रेज आएंगे बेटा, तो क्या होगा हमारे पास में, लाइट रेज ऑलरेडी डाइवर्स होगी, तो इसको कन्वर्स करना पड़ेगा। इसको कन्वर्स करने के लिए अब सिलियरली मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टेड होने से लिगामेंट्स क्या होंगे, इसके लूज हो जाएंगे। जैसे ही वो लूज होते हैं तो आई लेंस हमारा थिक हो जाता है। देखो इसकी लेंस थिक हो जाता है हमारे पास में, इसका वाइड एरिया हो जाता है हमारे पास। तो अगर ये थिक हो जाता है, ये थिक हो गया हमारे पास में, आई लेंस थिक होने से, है ना, उसकी विड्थ बढ़ जाने से क्या होगा बेटा, यहाँ पर थिक होगा तो शॉर्ट फोकल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो लार्ज हो रही थी। शॉर्ट फोकल लेंथ होने से यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर स्मॉलर था, यहाँ कन्वर्जिंग पावर लार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये फैलती हुई रेज आ रही है ना, बहुत पास के ऑब्जेक्ट से लाइट रेज फैलती हुई आएंगी। तो मुझे इनको क्या करना है, कन्वर्स करना है। डाइवर्स होती हुई आ रही है तो मुझे कन्वर्स करना है और एक लार्ज अमाउंट पे कन्वर्स करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। यह याद रखना आप चीज, ये दो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि अगर आपका लेंस थिन है तो हमारा फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा, अगर थिक है, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो हमारा आई लेंस क्या हो जाएगा बेटा, थिक, और थिक होने से हमारी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, शॉर्ट, और अगर शॉर्ट हो जाएगी तो इसका कन्वर्जिंग पावर कैसा हो जाएगा, लार्ज कन्वर्जिंग पावर हो जाएगा। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन, वेयर द एबिलिटी ऑफ आई इज एडजस्ट टू फोकल इट्स लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ आई विजन, या जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो, तो क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ सब कुछ दे रखा है आप लोगों के लिए। या तो कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे उन लोगों ने भी देखा होगा, या जो बड़े लोग होते हैं उनके, आपके जो चश्मे के नंबर होते हैं, है ना, चश्मे जो हमारे होते हैं वो किस लिए लगते हैं हमारे पास, ताकि हमारे लेंस इजीली जो चीज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही उसे क्लियरली देख पाए, ठीक। अब कैसे काम करता है उसके बारे में, तो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है हमारे पास में प्रेस्ड बायोपिया। मायोपिया क्या होता है बेटा, ये शॉर्ट साइटनेस होती है। शॉर्ट साइटनेस का मतलब पास की चीजें तो हम इजीली देख सकते हैं, बट दूर का विजन नहीं हो पाता, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। मतलब पास की चीजें आप देख सकते हैं, दूर का नहीं हो पाता है क्लियर विजन। तो नियर ऑब्जेक्ट तो आप क्लियरली देख पाते हो, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं, ब्लर्ड हो जाते हैं हमारे पास। इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है बिफोर द रेटिना। क्या होती है, बिफोर द रेटिना। और इसको किसके थ्रू किया जाता है, सीधा, मतलब किसके थ्रू किया जाता है, सही,
कॉनकेव लेंस के थ्रू। अब देखो जो भी पर्सन जैसे डिफेक्टेड आए हैं, ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके पास में कोई केस स्टडी आ सकती है या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क के लिए। तो देखो लाइट रेज आ रही है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, अभी पढ़ा हमने, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है, कोई इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब पैरेलल आई तो हमारा जो लेंस है, हमारा लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, हाईली कन्वर्जिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाईली कन्वर्जिंग हो जाएगा, जिसके कारण हमारी जो इमेज बननी चाहिए वो लेंस और रेटिना के बीच में कहीं पर बन जाएगी, बिफोर रेटिना बन जाएगी, मतलब रेटिना से पहले ही कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब अगर बीच में कहीं रेटिना के पहले कहीं इमेज फॉर्म हो रही होगी तो कोई मतलब नहीं है बेटा उसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इमेज फॉर्म होगी रेटिना पर। अब रेटिना पे ही तो सारे ऑप्टिक नर्व्स अवेलेबल हैं, वही तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएंगे। बीच में तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज विट्रस ह्यूमर, है ना, विट्रस ह्यूमर है, तो विट्रस ह्यूमर उसके पास तो ऑप्टिक नर्व्स है ही नहीं ना, उसके पास तो इन्फॉर्मेशन सेल्स है ही नहीं जो ब्रेन तक लेके जाए। तो फिर अगर बीच में कहीं पर बन रही है तो इमेज ब्रेन तक तो नहीं जाने वाली, तो ब्लर विजन आता है हमारे पास में, ठीक, ये रेटिना पर नहीं बनती। फिर ऐसे क्या होगा, अगर फार कहीं ऑब्जेक्ट है, बहुत पास में, मतलब हम जहां तक विजन कर सकते हैं वहां पर है, तो हमारे पास में लाइट रेस कैसी होती है बेटा, डाइवर्ज होती आती है, फैलती आती है। अभी मैंने बताया हमारा लेंस मायोपिया में क्या होता है, हाईली कन्वर्जिंग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर वाइड रेज आएगी बहुत पास के ऑब्जेक्ट से, तो वो फैलती हुई आती है, डाइवर्स होते हुए आती है, तो लेंस उसे क्या कर लेता है, कन्वर्स कर लेता है। तो पास की चीजें तो आप इजीली देख पाते हैं, ठीक है। लेस देन इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इजीली देख पाते हैं, दैट इज मायोपिक पर्सन बहुत इजीली देख पाता है। बट फार डिस्टेंस पे अवेलेबल या इन्फिनिटी पे अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको देखने में बड़ा मुश्किल होता है, ब्लर विजन आ जाता है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, अच्छा यहाँ पर ये कॉजेज भी दे रखे हैं मैंने, किसके कारण होता है, कॉज आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया आई लेंस कैसा हो जाता है हमारे पास में, हाईली कन्वर्जिंग हो जाता है। क्या होता है बेटा, हाईली कन्वर्जिंग होता है, इसीलिए तो पैरेलल लाइन दूर से कहीं आ रही है तो उनको रेटिना के पहले ही तो कन्वर्स कर रहा है वो, है ना, तो हाईली कन्वर्जिंग पावर हो जाता है। क्यों हो जाता है, हाईली कन्वर्जिंग अगर पावर होगा तो इसका मतलब क्या बेटा, उसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई, शॉर्ट। कैसी हो गई उसकी फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास आई बॉल कैसा हो जाएगा, टू लॉन्ग। क्या हो जाएगा, आई बॉल कैसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट को सही किससे किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस से सही किया जाता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा, कॉनकेव लेंस काम क्या करता है, डाइवर्स करने का काम करता है, डाइवर्जिंग होता है हमारे पास में, ठीक। तो अब जब इन्फिनिटी से या पास से कहीं से भी चीजें आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो ये लेंस क्या करेगा, ये इसे हमारे पास में करेक्ट करेगा, लाइट रेस को पहले डाइवर्स करेगा, पैरेलल आ रही होगी उसे डाइवर्स करेगा, एंड देन प्रॉपर कहाँ फॉर्म करेगा इमेज को, रेटिना पर इमेज को फॉर्म करेगा। तो इससे पूछा क्या क्या जाता है, इससे ये पूछा जाता है कि मायोपिक पर्सन में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, आई बॉल का साइज कैसा हो जाता है, फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, किस टाइप का होता है, हाईली कन्वर्जिंग होता है कि हाईली डाइवर्जिंग होता है, और इसको क्या क्या होता है, क्या क्या विजन होते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा बना के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप फार पॉइंट और इन्फिनिटी पे बने हुए पॉइंट्स की इमेजेस ड्रॉ करके आइएगा, और फिर उसका जो भी आपका करेक्शन है, किस लेंस से आप करेक्ट कर रहे हैं इसको, वो भी आप लिख के आइएगा, ठीक है। सेम एज इट इज हमारे पास में फिर क्या आ जाता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। इसका जस्ट अपोजिट ले लो कि इसमें शॉर्ट साइटनेस थी तो मायोपिया में क्या होगा, लॉन्ग साइटनेस होगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं इस बार, पर नियरली ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, बिकॉज ये हाईली क्या होता है, वहां क्या था बेटा, कन्वर्जिंग था, तो इधर क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में हाईली डाइवर्जिंग हो जाएगा। आई बॉल वहां क्या हो जाएगी, टू लॉन्ग, यहाँ क्या हो जाएगी, आई बॉल टू शॉर्ट। वहां फोकल लेंथ कैसी हो रही थी, शॉर्ट, यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज। ये कैसा होगा हमारे पास में, लो कन्वर्जिंग होगा, लो कन्वर्जिंग या हाई डाइवर्जिंग बोल सकते हो, अपोजिट ही होता है वो सारी चीज, ठीक। पास का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, तो रेटिना के पहले तो नहीं बनना है, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना इमेजेस बनेगी, और इसको करेक्ट किससे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। देखो फार ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी नियर जो ऑब्जेक्ट होता है, नियर ऑब्जेक्ट से जब हमारे पास डाइवर्स होते हुए आती है तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाता उसको रेटिना पर, रेटिना के पीछे कहीं इमेज को बना चुका होता है, और नॉर्मल आई का तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं।
अब कहीं फार ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो वो इजीली डाइवर्स कर देगा उसको, है ना। अगर दूर से कहीं पर आ रहा है तो वो डाइवर्स होके कहाँ बनाएगा, डाइवर्स तो होते हुए आ रही है लाइट रेस, अब उसको कहाँ पर वो फॉर्म कर देगा, हमारे पास में इन्फिनिटी से आ रहा होगा तो रेटिना पे इमेज बना देगा। तो ये तो सिर्फ हमारे पास में नॉर्मल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया। अब लाइट रेस को इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस लाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट पहले तो उसे कन्वर्स करता है, क्या करता है बेटा, पहले कन्वर्स करता है एंड देन फिर कन्वर्जिंग पावर इसका ठीक हो जाता है, इसका कन्वर्जिंग पावर अपने आप वहां से हम उसको सेट कर सकते हैं। ये पावर अलग अलग होती है हर एक पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास डिफेक्ट है। यहाँ पर आपको डिफेक्ट दो टाइप के दे रखा है, एक तो नॉर्मल नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड देन थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से आगे की बात करें मोर देन 25। तो यहाँ दोनों ही टाइप में इमेज हमेशा कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे। कैसे ठीक करेंगे इसको, बाय कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देन फिर प्रेस बायोपिया होता है एंड कैटरेक्ट लास्ट। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज पर्सन को होता है, इन्हें ना तो पास का दिखाई देता है ज्यादा, ना ही दूर का अच्छे से दिखाई देता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। आई लूज कर लेती है अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन, इट मीन्स न तो वो कन्वर्स कर पा रही है, मतलब उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, सीधी सी बात, उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, न तो वो पास के ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाते हैं, न तो वो दूर के ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाते हैं। और इसको करेक्ट किससे किया जाता है, बायफोकल लेंथ से। बायफोकल लेंथ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे पास में ये चश्मा बना लेते हैं बेटा अपन, है ना, कुछ इस तरीके से चश्मा, तो इस टाइप का आपका एक लेंस होता है, ये होता है बायफोकल लेंस। यहाँ जो होगा बेटा, ये हमारे पास में कॉन्वेक्स होता है और ऊपर जो होता है हमारे पास में कॉनकेव होता है, ठीक है। बस ये याद रखना, जो नीचे आता है, नीचे वाला जो है, क्योंकि आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, है ना। बायफोकल लेंथ होता है, तो आप उसको देख लेना किस तरीके से वो करता है। इसके बाद में क्या होता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट या जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मोतियाबिंद होना, मोतियाबिंद, इट मीन्स कैटरेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, हमारी आंखों या जो भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी आंखों के आसपास एक क्लाउडी सा विजन आता है, क्लाउडी सा अपीयरेंस हो जाता है, लेंस क्लाउडी सा होने लगता है ना, वाइटिश आने लगता है उनका, तो इससे विजन उनका कंप्लीटली ब्लर हो जाता है, उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यहाँ कोई भी चश्मे का यूज नहीं किया जा सकता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज सर्जरी। सर्जरी से उस लेंस को चेंज कर दिया जाता है एंड देन फिर वो इजीली देख पाते हैं, उनका विजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस लगता है बेटा, बायफोकल, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसेज का यूज किया जाता है। कैटरेक्ट को किसी भी चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता, किसी भी टाइप के लेंसेज से ठीक नहीं किया जा सकता। किससे करेंगे आप उसे, उसका सर्जिकल ही होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, यहां से हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं बेटा ये लोग। यहां से क्या पूछा उसने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ बहुत सारे एयर्स के लेयर से मिलके बनी हुई है ना, अलग अलग हाइट पे अलग अलग एयर की डेंसिटीज अवेलेबल है, ठीक, क्योंकि हमारे पास में पूरा एक इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट में क्या है बेटा, हमारे पास में अलग अलग लेवल पर अलग अलग डेंसिटीज की एयर अवेलेबल है और डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं। अब जब कोई एक लाइट रेज अपने सोर्स से, विच इज स्पेस से जब वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है तो इन लेयर्स के कारण, इन लेयर्स के पार्टिकल्स के कारण टकराती हुई आती है, इनके पार्टिकल से वो टकराती है एंड जिग जैग फॉर्म में वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। तो मल्टीपल टाइम्स वो अपना पाथ चेंज करती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कुछ ना कुछ बैंड हो जाती है, बैंड इन या बैंड आउट होती है, वो डिपेंड करता है कि वो रेयरर मीडियम में जा रही है कि डेंसर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ से आप ये बातें याद रखना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, अर्थ के रिफ्रैक्शन, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाना, अपना पाथ चेंज कर लेना या बैंड हो जाना, उसे हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ फिनोमेनास, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पूछा जाता है हमेशा। तो आप क्यों ट्विंकलिंग करते हैं वो पूछा है, तो आप जब बताएंगे कि एटमॉस्फेयर
में जब लाइट रेज आती है एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से एक बहुत पॉइंट साइज, क्योंकि जब हम देखते हैं स्टार्स तो बहुत दूर है वो हमसे, तो एक्चुअल में हमें पॉइंट साइज दिखते हैं। उन पॉइंट साइज स्टार से जब लाइट रेज ट्रेवल करती है तो इन्फिनिटी पे है, पैरेलल आएंगी वो। अब जब वो पैरेलल आती है तो मल्टीपल टाइम्स क्या होती है बेटा, अपने पाथ को चेंज करते हुए आती है, रिफ्रैक्ट होते हुए आती है। तो रिफ्रैक्ट होने के कारण ये क्या होते हैं, जब तक हमारे आईज तक आते हैं, हम जब तक उसे देखते हैं तब तक वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो यहाँ से हमें क्या होता है, वेरिएशंस दिखते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस के कारण हमें ये स्टार्स कैसे दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। पर इस तरीके से प्लैनेट्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज वो बहुत नियर बाय हैं, उनसे आने वाले जो ऑब्जेक्ट वो पॉइंट साइज नहीं है ना। अगर पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटे से होंगे तब जाके कहीं ट्विंकलिंग होगा, बट जो हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मून की बात करते हैं, मून ट्विंकलिंग नहीं करता है ना। कभी कभी वीनस भी दिखता है हमें, तो वीनस भी ट्विंकलिंग नहीं करता, वो एक ब्राइट स्टार दिखता है आपको। तो ये क्यों होता है बेटा, ये फिनोमेना किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रेज उनसे आती है तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट रेज आती है, मल्टीपल लाइट रेज आती है, तो बहुत कम ही अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो पाती है। क्या होती है, बहुत कम ही लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो पाती है। इसके कारण वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता और हमारे पास में प्लैनेट्स ट्विंकलिंग करते नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट था। देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटर ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट, जैसे प्रिज्म वाला कंसेप्ट आप लोगों ने देखा होगा। प्रिज्म एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास में ग्लास होता है। इससे जब हम एक व्हाइट लाइट पास करते हैं तो व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। यहाँ लिखा हुआ है, किसमें बोलते हैं बेटा, विबग्योर। विबग्योर हमारे पास में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में अवेलेबल होता है। ये ऑर्डर ऑफ आपके कलर्स होते हैं। अब यहाँ से याद रखना कि यहाँ से जब लाइट डिस्पर्स करती है, फैलती है लाइट्स, है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा डेविएट होना मतलब अपने पाथ को चेंज करना, अपने पाथ से हट जाना। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो सबसे डाउन में जो होगा सबसे ज्यादा, अब ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई है, सबसे ज्यादा कौन रिफ्रैक्ट होगा बेटा, वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है। फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड सबसे कम डिस्पर्स होता है, इसीलिए हम हमारे सिग्नल्स का या फिर जो डेंजर साइन होता है उसे रेड कलर में देते हैं, बिकॉज रेड लाइट्स की वेवलेंथ क्या होती है बेटा, बहुत शॉर्ट होती है, इजीली डिस्पर्स नहीं होते, इजीली फैलती नहीं है। लाइट रेज रेड कलर की इजीली डिस्पर्स या फैलती नहीं है और अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। डेविएट होना मतलब पाथ चेंज करना, इजीली नहीं करती, इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं फॉर सिग्नल्स। ठीक है, इजीली क्या नहीं होती बेटा, डेविएट नहीं होती हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना। देन फिर स्कैटर ऑफ लाइट। तो आपको पता है कि स्कैटर ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास में, जब लाइट स्ट्राइक करती है स्मॉल पार्टिकल से, जब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है। जंगलों में आपने देखा होगा, यहाँ से हमारे पास में। फिर यहाँ कुछ एक पॉइंट्स लिख रखे मैंने कि स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है बेटा, रेड से ज्यादा स्कैटर होती है हमारे पास में, इसीलिए हमारे पास स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, सबसे ज्यादा स्कैटर होती है वो। फिर सन अपीयर क्यों होता है रेड, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि ब्लू लाइट उस टाइम पे नहीं हो पाती, रेड कलर रीच करता है हमारी आईज पे। सिर्फ कब बेटा, सनराइज और सनसेट के टाइम पे ब्लू लाइट स्कैटर नहीं हो पाती उस टाइम पे, है ना, क्योंकि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में हमारे पास में व्हाइट लाइट नहीं आ पाती। आप देखते हो बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है ना हमारे पास सन, तो वहां पर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में लाइट का डिस्पर्जन नहीं हो पाता है, इसीलिए रेड लाइट हमको दिखाई देती है। ठीक, बस ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास में। देन फिर रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में होता है। इसको पढ़ लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जब एक वाटर ड्रॉपलेट्स होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स एक तरीके से प्रिज्म की तरह काम करता है। एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है बेटा, हमारे पास में वाटर ड्रॉपलेट्स
खुद ही एक प्रिज्म की तरह काम करता है। तो इसके अंदर से जब लाइट रेज आती है बेटा, तो ये लाइट रेज यहीं से आके इसी पॉइंट से आके वापस क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये खुद अपने आप में क्या कर रहा होता है, एक तरीके से इसके अंदर से लाइट पास नहीं हुई है, इसने क्या किया है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहलाता है। सो इसके कारण रेनबो बनता है। देन लास्ट पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल पार्टिकल्स का होना, स्कैटर ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, लाइट्स का स्कैटर हो जाना, फैल जाना, किसके कारण, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, उसके कारण। जैसे सनलाइट पास थ्रू होती है डस्टी रूम से या फिर फॉग या स्मोक से, तो आपको देखा है लाइट फैलती हुई आती है। तो ये हमारे पास चैप्टर का कुछ ओवरव्यू था, आप लोगों ने कर लिया। इंपॉर्टेंस मैंने आप लोग को बता दिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस और केस स्टडी बन सकते हैं बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए वो। अगर मैं आई की बात करूं तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, और आई की बात करूं, आई के पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो उससे आपको लेबलिंग करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन वहां से हमारे पास बन सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ये टिंडल इफेक्ट और रेनबो, इनसे हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ लास्ट में मैंने ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके देखना, ये आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। सो यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये मैंने किसी भी स्लाइड से नहीं बनाया है, सीधा मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्यूशन को लेके चल रही हूँ, बिकॉज यहाँ से ही मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं। जैसे हमारे बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई होते हैं, वो कहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं बेटा, हमारे मेनली सीबीएसई, और कोई भी अदर स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो वो हमारे पास में एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का ही यूज करते हैं। तो हम भी आज यही से क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जैसे हमारे पास एग्जाम्पलर में दे रखा है, हर एक का एक्सप्लेनेशन भी मैंने ले रखा है, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसको किस तरीके से डिकोड करना है, ये सब कुछ रहे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। क्या बोला हमारे पास में कि जब भी, अब क्वेश्चन को डिकोड करना आप समझिए कि किसी एक सोर्स पॉइंट से, मतलब जहां से लाइट रेज आ रही होगी आपके पास में, है ना, मान लीजिए हमारे पास में है। अब आपके पास में जो भी एक मिरर है, यहाँ से आपको बताना है कि लाइट रेज को हमको कैसे बताना है, पैरेलल बताना है। अब पैरेलल कब आएगी, तो आपको पता है या तो फोकस से जाती है, जब फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती है, पैरेलल हो जाती है, या फिर अगर पैरेलल आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, वो फोकस से जाती है। तो आपने क्या बोला है, कौन सा पैरेलल बीम बनाएगा अगर लाइट सोर्स हमारे पास में इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कहीं से एक लाइट सोर्स आ रहा है, तो वो पैरेलल कैसे बनेगा। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, 2 प्लेन मिरर्स की बात कर दे या कॉन्वेक्स लेंस की बात कर देते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ उन्होंने कैसे दे रखा है समझो। Light rays passing through the focus of concave mirror can make a parallel beam of light। क्या बोला बेटा उसने, उन्होंने ये बोल रखा है कि आपके जो भी कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, यहां से याद रखना, कॉनकेव मिरर हमारे पास में क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है। कौन, कॉनकेव बनाता है। सिमिलरली जब लाइट रेज पास होती है कॉन्वेक्स लेंस से भी, तो भी वो कैसा बनाएगा बेटा, लाइट रेज को, बीम ऑफ लाइट को कैसे बना देगा, पैरेलल ही बना देगा। तो लाइट रेज जब पास करती है फोकस से कॉनकेव मिरर के, तो क्या बनाती है वो, पैरेलल। एज इट इज यहाँ पर लाइट रेज जब पास करेगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो भी क्या बना देगी, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो कौन सा था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, विच इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए क्या बोला उसने, कि लाइट रेज कैसे पैरेलल होगी, जब आपके पास में किसी एक सोर्स से इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है हमारे पास में, तो उसको पैरेलल बनाना है, आपको बीम ऑफ लाइट को पैरेलल बनाना है। तो हमने बोला जब हम इसको पास करते हैं, लाइट रेज को पास कर रहे होते हैं, कहां से, कॉनकेव मिरर के फोकस से, तो वो पैरेलल बन जाती है। और अगर यहीं पर बात करूं लेंस की, तो लेंस में वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, वो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, हमारे पास पैरेलल बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में,
A 10 millimeter long owl pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 millimeter long image owl pin is formed at 30 centimeter front of the mirror. Focal length इस मिरर की फाइंड करना है आपको. तो आपके पास में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ से ये क्या दे रखा है हमारे पास में 10 मिलीमीटर. ये 10 मिलीमीटर मेरे पास में क्या दे रखा है बेटा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. अब यही से आपने कॉन्केव मिरर के सामने बताया और 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज आपकी ऑल पिन की सेट हो रही है. तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज क्या आ गई हमारे पास में, हाइट ऑफ द इमेज आ गई 5 मिलीमीटर की. ठीक, कहां पर हो रही है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो आ गई, इमेज डिस्टेंस है ये, तो बोला ना मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म हो रही है हमारे पास में. तो ये आ गई इमेज डिस्टेंस भी. अब आपको फाइंड क्या करना था, फोकल लेंथ फाइंड करना था हमारे पास में इसकी. तो देखो फोकल लेंथ कैसे दे रखी है हमारे पास में, फोकल लेंथ हमको मैग्निफिकेशन से निकाल लेना था. हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू से कर देते हैं. तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या दे रखा था बेटा, देखो -30 क्या दे रखा था, इमेज की डिस्टेंस. क्या दे रखा है हमको, इमेज की डिस्टेंस दे रखा है. ये 5 और 10 तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है उन्होंने और इमेज ऑब्जेक्ट हाइट लिया है और हाइट ऑफ द इमेज लिया है. बट आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए यहाँ से कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी मिरर है ना, यहाँ पर कोई भी मिरर है और उसके सामने अगर हम बात कर रहे हैं और इमेज इस तरीके से फॉर्म हो रही है, तो हमारे पास में इसकी जो भी हाइट होगी, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कैसे लेंगे बेटा हम हमेशा, अगर इसके सामने बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है तो कैसी होगी हमेशा, हाइट ऑफ द इमेज ऑलवेज बी नेगेटिव. याद है ना साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये इस तरीके से होता है. यहाँ पर इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, ये एक्स का नेगेटिव पॉइंट, ये एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हमारे पास. तो आपके पास ये ओरिजिन पे यहाँ पर एक पोल होता है, जब लाइट रेज आई है और फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो इमेज मेरे पास में उसके सामने कहीं बन रही होगी. इट मीन्स एक्स साइड पे ही बन रही होगी, बट कैसे बन रही होगी, इस पैरेलल में बन रही होगी. तो y के नेगेटिव के पैरेलल हो जाएगा ये हमारे पास में. तो हेंस यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. आपने उसको रखा, मैग्निफिकेशन निकाल लिया. मैग्निफिकेशन से क्या आ जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन से आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस तो थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो फाइंड क्या करना था, फोकल लेंथ. तो मिरर फॉर्मूले में रख के फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, आपके पास में फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती. सेम आप क्वेश्चन कर सकते थे आराम से. ये देखो इस तरीके से फोकल लेंथ निकालनी है. तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी क्वेश्चन बेस्ड आ सकते हैं. आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में हाइट ऑफ द इमेज दे दे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा, नहीं पता है हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पर आपको इमेज डिस्टेंस दे दिया जाए. क्या दे दिया जाए बेटा, इमेज डिस्टेंस दे दिया जाए. और इमेज डिस्टेंस के बाद में आपसे पूछे कि फोकल लेंथ बताओ कि कितनी होगी, तो मुझे पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बाय मिरर फॉर्मूला, है ना. मिरर फॉर्मूले के लिए बात करते हैं. अब फोकल लेंथ के लिए मुझे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों चाहिए, है ना. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं पता मुझे, पर इमेज डिस्टेंस पता है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते थे. क्या होता है, -v अपॉन में u या हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. यहां से मैग्निफिकेशन दोनों ही इक्वल होगा. आप u की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब ये नेगेटिव होता है ऑब्वियस है ना. v 30 था हमारे पास में, अब इसको 30 रख दो. u एज इट इज ही है. हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा बेटा, अब हाइट ऑफ द इमेज याद रखना कि कहाँ बन रही है वो हमारे पास में, मिरर के सामने. किसके सामने बन रही है बेटा, मिरर के सामने बन रही है. तो हाइट ऑफ द इमेज कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे कभी हाइट नेगेटिव होगी ही नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रखा है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉनकेव मिरर इस तरीके से बनता है. तो पहले बना ले हम इसको. ये बन गया हमारे पास पोल, इसको बोलेंगे हम फोकस. ये हो गया हमारे पास में इसका सेंटर पॉइंट. ठीक है, इस तरीके से बना लेना उसको. इमेज फाउंड हो लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. जितना भी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बननी चाहिए हमारे पास इमेज. तो कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, यहां से समझो क्या बोला,
रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होना चाहिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, तो आप अगर इसको ड्रॉ करें, आपको पता है ना ये एक हमारे पास में स्फेयर होता है, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है, इट मींस आप कहाँ रख रहे हैं, आप कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, केप्ट कहाँ कर रहे हैं, उस डिस्टेंस पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस आप यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो आपको पता है ना कि जब कॉन्केव मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो बिहेव करता है एज अ प्लेन मिरर, तो एज इट इज इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा, यहीं पर बन जाएगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है हमारे पास में। अब क्या, अब देखो यहां से इस पे नहीं बना तो हम कोई और ऑब्जेक्ट देख लेते, कहाँ रख सकते हैं इसको। When an object is kept at a distance less than its focal length, फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, तो फोकस से पोल के बीच में कहीं होती है। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख रहे हैं तो यस, यहाँ पर इमेज कैसी बनती है बेटा, हमारे पास में इमेज बनती है हमारे पास में इसके जस्ट पीछे कहीं पर, तो पीछे बनती है मतलब यहाँ से कहीं जाएगी ये इमेज और यहाँ बन जाएगी, है ना। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बन रही इमेज, कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ी बन रही है। तो हम कहाँ रख सकते हैं, लेस देन इट्स फोकल, मतलब कहाँ रख रहे हैं हम, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखना पड़ेगा, इट इज दैट इज ऑप्शन बी। इससे ज्यादा तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर पीछे रखा बेटा आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कहीं रखा, तो जितना ज्यादा पीछे जाते जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाते जाएंगे, आपका इमेज का साइज उतना ही ज्यादा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कुछ फिगर दे रखा है, शो कर रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है मीडियम ए रिलेटेड टू मीडियम बी का मीडियम ए से क्या बताना है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो देखो यहां से आपने बता दिया कितना होगा, ये सारे ऑप्शंस आपको दे दिए, √3/2, √2/√3 या 1/√2 या √2। तो यहाँ पर हमको कितना डिग्री दे रखा है बेटा, 45 दे रखा है एंड 30-60 दे रखा है मीडियम ए का मीडियम बी के साथ में। तो अगर स्नेल्स लॉ की बात करें तो क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है हमारे पास में, और एंगल दे रखे तो इंसिडेंट रे का एंगल अपॉन में रिफ्रैक्टेड रे का एंगल। तो इंसिडेंट रे का आपका किससे लेना, मतलब बी का ए से लेना हमारे पास में। तो बी का ए से लेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, तो देखो यहाँ पर बी मीडियम का, ये हमारे पास बी मीडियम का ए से लेना है, तो ए यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, है ना। क्या होगा ये 60 डिग्री किसका बेटा, साइन का, और ऊपर इंसिडेंट रे कितने पे हो रही है हमारे पास में, 45 पर ही हो रही होगी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन 60 अपॉन में साइन 45, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/2, तो ये 1/√2। अब इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो √3/√2 पे वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। और याद रखना, अगर आप बी पूछ रहे हो तो ऊपर आपके पास में ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव एंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो लाइट इंटर कर रही है ए मीडियम से बी मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ए से आपको बताना होगा। तो ए का बी से कैसे होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या 0 होगा। तो देखो आपको यहां से क्या दिख रहा है, मीडियम ए से जब मेरे पास मीडियम में जा रही है तो ये क्या हो रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये होती है हमारे पास नॉर्मल, क्या होती है बेटा, ये होती है नॉर्मल। अब नॉर्मल से अगर आप देखो तो ये बहुत दूर कहीं पर है, और अगर मैं इसको बात करूं तो ये यहाँ पर इसके पास में कहीं पर है ना। मीडियम में अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास में ए से बी जा रही है, मतलब ये नॉर्मल से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो हो ना हो ये मीडियम मेरे पास में रेयरर मीडियम होगा। कैसा होगा बेटा, रेयरर मीडियम होगा, जैसे एयर है ना, जो कि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। और मीडियम बी होना हो कैसा होगा हमारे पास में, डेंसर मीडियम होगा, रेयर टू डेंसर में जा रही है हमारे पास में, किस में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, या 0। तो आप लोगों को दे रखा है, अगर हम बात करें मीडियम ए से मीडियम बी में होगी तो वो बैंड होना चाहिए नॉर्मल के, इट मीन्स मीडियम ए हायर रिफ्रैक्टिव है, और जहां पर स्पीड लेस हो जाएगी। आपको पता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट रेस तो क्या होती है, स्पीड लाइट की
कम हो जाती है, क्योंकि रेयर एंड मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, है ना, जिसे एयर। तो पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होने के कारण लाइट की स्पीड काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इट मीन्स मीडियम ए की अगर मैं बात करूं तो मीडियम ए में हमारे पास में लाइट रेस बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रही थी, बट जैसे वो मीडियम बी में आई तो वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब क्या है बेटा, हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया। अगर डेंसर मीडियम हो गया तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ए से कैसा बनेगा, 1 से ज्यादा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, 1 से ज्यादा बन जाएगा हमारे पास में। तो ये याद रखना, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ज्यादा यूनिटी होगा, है ना। यूनिटी मतलब 1 से बड़ी ही वैल्यूज आनी चाहिए। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोला है बीम्स इंसिडेंट हो रही है होल ए से होल बी में, इमर्ज बॉक्स तो होल सी और डी से बता रखा है, तो कौन कौन से बॉक्स होने चाहिए हमारे पास में। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास सेब होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स होगा या प्रिज्म होगा। तो देखो लाइट रेज यहाँ से आ रही है पैरेलल, यहाँ पर आप ए से बी तक कैसे कर रहे हो, ए से जा रही है सी तक और फिर बी से जाना है डी तक। तो आपके पास में इस खाली बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए कि लाइट हमेशा पैरेलल ही निकलना चाहिए। तो लाइट रेस इमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट डायरेक्शन में, है ना। और हम सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्रिज्म या रेक्टेंगुलर ग्लास, सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लास स्लैब ही ऐसा होता है जो लाइट रेस के पाथ को चेंज कर सकता है। तो जो इमर्जेंट रे होगी वो पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे के, है ना। देयरफॉर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या होगा यहाँ पर, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोला उसने, यहां से वापस सुनो कि बीम ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, मतलब यहां से आ रही है और कहां से बाहर निकल रही है, ए से इंसिडेंट हो रही है और बी और सी से क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो भैया हमारे पास में ये जो होगा ये कैसे होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ये लाइट रेस क्या है, ये हमारे पास में एक तरीके से ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा होता है। ग्लास स्लैब में क्या होता है हमारे पास में, जब लाइट रेस आती है इंसिडेंट होती है तो यहाँ से करते हैं हम एक नॉर्मल ड्रॉ। तो ये क्या होता है बेटा, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो ये बैंड होती है किसकी तरफ, हमारे नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। और जैसे ही फिर यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से जब बाहर निकलती है तो यहाँ से हमारे पास में से नॉर्मल से दूर होती जाती है। अब ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई इमर्जेंट रे। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो ये दोनों लाइट रेस कैसी चलती बेटा, हमेशा कैसी चलेगी, हमेशा पैरेलल ही चलेगी, है ना। लाइट रेज ये हो गई हमारे पास में इंसिडेंट रे, इसको बोला हमने इमर्जेंट रे, है ना। ग्लास से जो बाहर निकली रिफ्लेक्टेड होने के बाद में वो रे इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर दोनों इक्वल हो, पैरेलल हो हमारे पास में, तो लाइट रेज ये स्लैब कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो होना नहीं चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा, एक सिर्फ और सिर्फ ग्लास स्लैब होना चाहिए, विच इज फर्स्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया, क्योंकि पैरेलल ही आ रही थी और पैरेलल ही जा रही होती है। न तो कॉन्वेक्स न तो कॉनकेव, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात करें तो लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो वो तो फोकस से होकर जाती है ना बेटा, है ना। ऐसे ही तो होता है लेंस में भी, प्रिज्म में भी ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन ए सही था। ऐसे एक और यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, लाइट रेज आ रही है हमारे पास में, ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लाइट रेज आ रही है और यहाँ से आने के बाद में क्या हो रही है वो बेटा, फैलती हुई जा रही है, डाइवर्स होती हुई जा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपके पास में इस बॉक्स के अंदर, उसने पूछा इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लो, क्या यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा क्या। अभी जस्ट पढ़ा कि अगर लाइट रेज पैरेलल आती है तो पैरेलल ही बाहर निकल जाती है, अगर इंसिडेंट पैरेलल होगा तो पैरेलल ही बाहर चली जाएगी। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है हमारे पास। फिर प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या काम करता है, वो तो 7 लाइट्स पे डेविएट कर देता है हमारे पास लाइट को, बट यहाँ 7 कलर से तो ज्यादा हो रहा है हमारे पास में, है ना। लाइट रेज इस तरीके से तो नहीं होती कि ऊपर जाएगी, वो तो सारी नीचे की तरफ आ रही होती है हमारे पास में, ऐसी फैलती हुई नहीं जाती है, ऐसे डिस्पर्स होते हुए नहीं जाती, डाइवर्स होते हुए नहीं जाती है। तो हो ना हो यहाँ से कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। अब बताओ, अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मुझे यहाँ से तो क्या दिख रहा है बेटा, ये लो, ये चीज फैलते हुए दिख रही है। तो अगर मैं इस पे कॉन्वेक्स रख देते, अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस रखा तो लाइट रेज आई और लाइट रेज फिर यहां से निकलने के बाद कैसी हो जाएगी बेटा, फैलती हो जाएगी। तो कैसे हमारे पास में क्या होना चाहिए इसका, कॉन्वेक्स
लेंस, क्योंकि कन्वर्स कर देता है हमारे पास में। तो हमारे पास में कौन सा लेंस होगा बेटा इनसाइड द बॉक्स, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, कंसेप्ट आप लोगों को पता है, बस यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होंगे वो आपको डिकोड करना होगा, ठीक। फिर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर होगी, या कॉन्वेक्स लेंस -4 डायोप्टर का होगा जिसकी पावर फोकल लेंथ में इतनी देगी, कॉनकेव की दे रखी है और कॉन्वेक्स की दे रखी है। तो मुझे बताओ पावर का, यहाँ इन्होंने जैसे दे रखा है पावर का रिलेशन कितना होता है, 1/f होता है, तो पावर उसका जस्ट उल्टा होता है। तो हमारे पास में इसको रेसिप्रोकल करके देख लो, 1/4 विच इज 0.5, जिसकी भी आंसर आ जाए वो हमारे पास में होगा, पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स होगा, है ना। जैसे ऑप्शन देखो क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस का डायोप्टर कितना है, 4 ही डायोप्टर है, ठीक है। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 में फोकल लेंथ होता है इन मीटर। अब मैं फोकल लेंथ निकाल लूँ तो कितना होगा 1/p, इट मीन्स कितना होगा बेटा, पावर कितने डायोप्टर की दे रखी है 4, और अगर मैं इसको 4 को लेके चलूँ तो डिवाइड कर दो 0.25 आ जाएगा मेरे पास में। और अगर 0.25 आ रहा है और वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा मिरर, कैसा होना चाहिए बेटा हमारे पास में, ये हमारे पास होना चाहिए कॉन्वेक्स। कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होना चाहिए, ए ऑप्शन से ये। कॉन्वेक्स में -4 तो होता नहीं है, डायोप्टर पावर पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है। कॉनकेव नेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है हमारे पास में। अगर हम इसको -4 से लेके जाते हैं तो वैल्यू नहीं बनती है हमारे पास में, तो वो नहीं करना, ठीक है। रिलेशन आपने कर लिया उसको, इस तरीके से आप डिकोड करके भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में रख के सीधा आंसर। कॉन्वेक्स लेंस की 4 डायोप्टर पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमारे पास में, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होता है रियर व्यू मिरर से जो फिटेड होते हैं व्हीकल्स में, इज लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, या कभी कभी मोर देन या लेस देन, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, तो देखो मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है हमारे पास में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इस पे डिपेंड करता है। और रेयर व्यू में क्या होता है हमारे पास में, रेयर व्यू में तो हमारे पास किस तरीके की इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या, रेयर व्यू में आपके पास में पीछे बड़े बड़े ट्रक कार चल रहे होते हैं तो उनकी छोटी छोटी इमेज बनती, बड़े बड़े तो नहीं बन सकते वो, तो जो छोटी छोटी इमेज बनती है वो किस में बनती है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है हमारे पास। सो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से कौन सा कंसेप्ट हो गया बेटा, कि अगर हमारे पास रेयर व्यू मिरर है, रेयर व्यू में बनता है तो कॉन्वेक्स मिरर ही बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है बेटा, लेस देन 1 ही होगा, ये याद रखना, है ना। ये तो एक कंसेप्ट ही है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स मिरर की आप बात कर रहे हो और उसके मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, और क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन उसका हमेशा कैसा होगा, लेस देन 1 ही होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, rays from sun coverage at a point 15 cm from top of a concave mirror, where should an object be placed so that the side of the image is equal to the size of the object। कहाँ पर रखना चाहिए बेटा आपको, देखो हम रखेंगे कहाँ, उसके सेंटर पे, क्योंकि आपसे बात किया उसने किसके बारे में बेटा, कॉनकेव मिरर के। और अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो अगर सेंटर पे आप रख रहे हो तो सेंटर पे जो इमेज ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही उसकी इमेज डिस्टेंस भी बनती है और सेम साइज की बनती है। तो हमारे पास में सन रेज आ रही है कहाँ से, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए ताकि हमारे पास, तो 15 सेंटीमीटर से आ रही है तो हमारे पास में 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर पे देखें, हमारे पास में कॉनकेव इन्फिनिटी से आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। फोकल लेंथ तो हमारे पास कितनी है, ये जो दे रखा है मिरर 15 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा था फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर 15 है तो ये तो रेडियस का हाफ होता है, अगर मुझे रेडियस निकालनी है मीन सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस, तो इसका डबल कर दो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक फुल लेंथ इमेज है आपके पास डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं फुल लेंथ इमेज अगर आपको बनानी है तो आप किससे कर सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर या बोथ। तो हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा देता है बेटा, अगर मुझे फुल इमेज चाहिए तो जैसे हमने अभी
जो कार्स वगैरह होती है उनके हम रेयर व्यू मिरर्स देखते हैं तो उनमें हमको पूरी फुल इमेज दिखती है ना, बिल्डिंग्स की, जो भी हमारे साइड में व्हीकल्स चलते हैं या ट्रीज या बिल्डिंग्स होती है, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है हमारे पास में? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि साइड में जो भी होता है अगर मुझे कंप्लीट इमेज देखनी है एक छोटे से मिरर में तो किसका यूज़ करेंगे हम? कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स का होता है, ये हाईली डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग नहीं होता। टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स में किन तरीके का आप कहाँ यूज करते हैं उसको? बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस के पास में, फोकस या सेंटर पे करते हैं। तो जो भी इमेज होती है अगर हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लानी है और उसको फैलाते हुए लानी है तो वो कहाँ पर होनी चाहिए बेटा? फोकस के पास में, बहुत ज़्यादा फोकस पे नहीं होना चाहिए बट फोकस के पास में, ताकि हमारे पास लाइट दूर तक जाए। कैसी जाए? लाइट दूर तक जाए हमारे पास में, है ना। क्योंकि आपको सर्च लाइट्स का जब बल्ब होता है तो बल्ब क्या करेगा बेटा? वहां से लाइट रेज अपनी क्या करेगा? पैरेलल इन्फिनिटी तक चलाएगा। अगर उसे इन्फिनिटी तक चलाना है तो वो कहाँ होना चाहिए हमारे पास में? बल्ब को कहाँ रखना चाहिए हमको? फोकस पे रखना चाहिए, उसके फोकस के पास में रखना चाहिए, तभी तो हमारे पास में लाइट रेज पैरेलल जाएंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, है ना। 13 क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज। प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या सारे मिरर? तो सारी मिरर्स के लिए होता है बेटा, है ना, इरिस्पेक्टिव शेप्स, कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप का शेप है। पर जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं क्या होते हैं हमारे पास में? इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, और क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और जिस पे वो मीट करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो सारे ही मिरर में होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कुछ भी हो, सभी के लिए होता है। बस स्मूथ होना चाहिए सरफेस, इतना उसका दे रखा है। पाथ ऑफ लाइट रेस एयर से रेक्टेंगुलर स्लैब में आ रही है, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो किस उनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है आपको। तो देखो ये ग्लास स्लैब है, लाइट रेस आ रही है ए, बी, सी और डी से हमने देखा है। अगर एयर से आ रही है हमारे पास में, तो हमारे पास अगर एयर से आ रही है तो ऐसे तो नहीं जा सकती बेटा, डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, ये ऑप्शन तो गलत होगा, ए वाला तो गलत है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से जो मेरे पास में नॉर्मल, अगर मैं इसको और इंसिडेंट को अगर मैं आगे करूँ तो ये मेरे पास में इसके पैरेलल आनी चाहिए। अगर मेरे पास में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल आ जाती है तो ये ऑप्शन रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए सही होगा, ठीक है। तो बी, अब यहाँ तो मेरे पास में पैरेलल कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही, यहाँ पर भी पैरेलल नहीं दिख रही बेटा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, खत्म। ए, बी, सी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास में इमर्जेंट रे पैरेलल होना चाहिए रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना सकता है बेटा। आपको वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन दे रखा है, इनमें से किस में मीडियम में ऑब्लिक करेगी सेम एंगल में और किस में सबसे ज्यादा बैंड करेगी आपको बताना है बेटा। तो ग्लिसरीन, अच्छा इन सब में से देखो सबसे ज्यादा डेंस क्या है? केरोसिन ऑयल इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा पानी पानी जैसा होता है वो हमारे पास में, वाटरी लाइक होता है, वाटर अपने आप में ही होता है। मस्टर्ड ऑयल भी वो नहीं होता, बट जो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन बहुत ज्यादा थिक होता है ना, क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक होता है। तो थिक होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और सबसे ज्यादा ग्लिसरीन मीडियम में ही क्या करेगी? लाइट बैंड होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा थिक मीडियम होगा या जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, लाइट उतनी ही ज्यादा बैंड करेगी उसमें हमारे पास। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर का कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर? कौन सा सही है? तो देखो पहले फिगर में तो ये जैसे लाइट इंसिडेंट ऐसे हो रही है ना, अब ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो आपको बाय डिफॉल्ट पता ही होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जानी है बेटा? फोकस से ही जानी है। सारे ऑप्शन छोड़ दो, आ जाओ सिर्फ फोकस पे। कहाँ पर आएंगे अपन? फोकस पे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, खत्म। इससे ज्यादा तो आपको कुछ देखना ही नहीं था, इसमें तो और कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 17,
अब यहाँ से, हाँ अब यहाँ से हमारे पास में क्या दे रखा है बेटा, रे डायग्राम्स दे रखे, सेम एज इट इज हमारे पास लेंसेज को लेके। तो आप मुझे बताओ, अगर फोकस से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल हो जाएगी, हाँ ये हो सकता है हमारे पास में। कौन सा ऑप्शन, ए ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ से तो बाकी सब कुछ भी नहीं है। अगर फोकस से आ रही है तो फोकस से वापस थोड़ी जाती है वो, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट कर रही है तो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अगर फोकस से आ रही है तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिगर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बेटा लोग बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट, एक बच्चा खड़ा है मैजिक मिरर के सामने, वो फाइंड करता है उसकी इमेज, हर हेड बिगर, उसका जो सिर है वो काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, पर बाकी जो पार्ट है, मिडिल पोर्शन है उसकी बॉडी का, वो सेम साइज का है, और जो उसके पैर हैं वो बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन है इस मैजिक मिरर का क्या होना चाहिए? तो अगर कोई चीज आपको वाइडर दिख रही होगी तो कौन सा लेंस होगा बेटा, कॉनकेव, सॉरी मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अगर आपका मिड पार्ट सेम साइज का दिख रहा है तो प्लेन मिरर होता है। और अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डिमिनिश दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना, मिरर में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, तो कौन सा बनना चाहिए, कॉन्वेक्स। तो देख लो यहाँ से, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, दैट इज ऑप्शन सी। बस खत्म, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। इतना एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है, बस हमको क्वेश्चन रीड करके ही समझ में आना चाहिए कि आप जो बता रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आपको उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग in the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? किस में, किस मिरर में या लेंस में हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी एट इन्फिनिटी होगी और वो हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज होगी? तो कॉनकेव की होगी, कॉन्वेक्स की होगी, कॉन्वेक्स लेंस की होगी, या फिर इन सब की होगी? तो देखो, जब आप एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो इंसिडेंट रे पैरेलल आती है हमारे पास में, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या आती है, तो कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल आएगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी पैरेलल आएगी, तो वो जाएगी तो उसके फोकस से, ठीक, क्योंकि आपके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगी तो एकदम पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो कहाँ बनना है, वो तो फोकस पे बनना है हमारे पास। और इमेज कहाँ बन रही है उसकी, डिमिनिशन, पॉइंट साइज ही बनती है हमारे पास। तो हेंस ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कॉनकेव मिरर हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, लेंसेज की बात कर ले तो लाइट रेज जब भी पैरेलल आएंगी वो हमेशा कॉन्वेक्स सॉरी फोकस से होकर जाएंगी, और इमेज हमेशा कैसी बनेगी बेटा, डिमिनिश, छोटी बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, चलो यहाँ से एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब आपके शॉर्ट आंसर फ्रेमिंग किस तरीके से किया जाता है, किन वर्ड्स को ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने ओन वर्ड्स में तो अपने ओन लैंग्वेज में तो आंसर फ्रेम करते ही हैं, पर साथ में हमको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हम वो स्किप कर जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख रखा है कि हम तो ओरली समझा देंगे, बट आप लोगों को उसको रिटन पोर्शन में लिख के आना है। तो राइटिंग के लिए आप एटलीस्ट एक ओवरव्यू ले लो कि किस तरीके से आंसर फ्रेम किया जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको डिवाइसेस आइडेंटिफाई करना है, स्फेरिकल मिरर के हैं या लेंसेज के, अलग अलग केसेस आपके पास दे रखे हैं। इमेज कब फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हर एक केस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस कर रहे हैं डिवाइस, बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट, पहला। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या दे रखा है, जब डिवाइस, अच्छा यहाँ पर उसने दे ही रखा है हमारे पास, तो यहाँ से डिवाइस आंसर दे रखा है, डिवाइस फर्स्ट वाले का आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, डिवाइस मतलब जो भी आपका मिरर है, अब मिरर आपको देखना है कि या तो स्फेरिकल मिरर है या तो लेंस है, उसको इन्होंने डिवाइस बोल रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं डिवाइस और फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इनलार्ज एंड बिहाइंड इट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फोकस और पोल के बीच में, है ना, डिवाइस मतलब जो भी होगा वो, वहीं पर हम मिरर की बात करते हैं, तो फोकस और पोल के बीच में जब भी एक ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और बिहाइंड द मिरर बन रही है, इट मींस कैसा होना चाहिए, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगी, तो कॉनकेव मिरर होगा। यस, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, है ना, इस तरीके से आप करेंगे। सेकेंड क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस एंड डिवाइस, फोकस और डिवाइस के बीच में कहीं पर हमारे पास में, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड द सेम साइड ऑफ द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास होना चाहिए लेंस, क्योंकि अगर
बन तो आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, बट कहाँ बन रही है, उसके जस्ट सामने बन रही है। तो ये कौन सा लेंस होगा, ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि अगर फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो, फोकस और डिवाइस के बीच में रख रहे हो और इमेज जस्ट उसके सामने वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, तो फिर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए बेटा, या वो जो भी डिवाइस है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए हमारे पास में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। थर्ड हमको दे रखा है ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन्फिनिटी एंड डिवाइस, मतलब कहीं पर हमको बिल्कुल पीछे, और इमेज को फॉर्म करना है डिमिनिश बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के। कहाँ रखेंगे आप, अगर आप कहीं इन्फिनिटी पे रख रहे हो और इमेज आपकी कहाँ बन रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रही है, तो हमारे पास में कौन सा ये लेंस या डिवाइस होगा बेटा, कॉनकेव होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, ये तो सारे रे डायग्राम से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं आप इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पर अगर रख रहे हैं तो डिवाइस और डिमिनिश बना रहा है पोल एंड फोकस के बीच में, तो हमारे पास में, और बिहाइंड द बना रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। तो ये तो रे डायग्राम्स के बिहाफ पे थे, आप इनको आराम से कर सकते हैं। फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर स्लैब को किसी भी मीडियम में इमर्ज कर दे तो पैरेलल टू इटसेल्फ, व्हाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लैब इमर्ज्ड इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ऐसा क्यों होता है भैया हमारे पास में कि जब भी लाइट रेस को हम देखते हैं एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये इमर्जेंट रे इसके पैरेलल क्यों हो जाती है इंसिडेंट रे के। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, जब लाइट हमारे पास में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट की स्पीड में चेंज होता है ना। रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे ये जो लाइट रेज है ये किसकी तरफ मूव करने लगती है, बैंड करने लगती है टुवर्ड दी नॉर्मल की तरफ बैंड करने लगती है। और जैसे ही ये डेंसर से रेयर में निकलती है तो ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर होते हुए जा रही होती है। तो ये जो आप इंसिडेंट और फिर नॉर्मल को हम बनाएंगे तो ये लाइट रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होती है। बस यही दे रखा उन्होंने, यही सारा थॉट से जो आप लिखते हैं बस उसको लिख लेना। और ये अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बेटा तो बकायदा पूरा डायग्राम अच्छे से बना के आना, इसी के पूरे मार्क्स मिलते हैं। प्रॉपर डायग्राम बना के आएंगे आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक पेंसिल को जब आप वाटर ग्लास में डिप करते हैं तो वो अपने डिप करने से क्या दिखती है, वो अपीयर होती है बैंड होते हुए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड वाटर। क्या पेंसिल बैंड होते हुए दिखती है सेम टेक्स्ट में अगर वाटर का यूज हम वाटर के अलावा लिक्विड जैसे केरोसिन या टर्पेटाइन लेके चले। जब आप कभी पानी का ग्लास ले लो, उसमें अगर आपने कभी पेंसिल डुबो के देखी तो आपको हल्का सा यहाँ पर क्या दिखती है, बैंड होते हुए दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है वो। तो क्या हो कि सेम ही तरीके से दिखेगा अगर आप केरोसिन या टर्पेटाइन लेके चले तो देखो पेंसिल को जब वाटर में करते हैं तो हमारे पास में लाइट रेज क्या होती है बेटा, मीडियम में चेंज करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। तो केरोसिन जो होता है, केरोसिन में अब यहाँ पर अगर हम केरोसिन में करेंगे तो अगर वाटर की जगह हम रख रहे हैं केरोसिन तो पेंसिल ज्यादा बैंड करेगी, किसमें, केरोसिन में, बिकॉज इसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा बैंड करेगी किसमें, केरोसिन में। और ऑप्टिकल डेंसर से होता है, जबकि पेंसिल अगर आप इसमें बात करें अलग अलग मीडिया के, सेम टेक्स्ट में बात करें अलग अलग मीडिया के लिए तो फिर नहीं होगी वो हमारे पास। तो यहाँ से देख लो, उसी ने बोला है कि अगर एयर और वाटर का अगर आप यूज करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, बिकॉज अगर आप केरोसिन का यूज कर रहे हैं पेंसिल पे तो पेंसिल केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेन तो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम करना है हमको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होता है केरोसिन का, और अगर ज्यादा होगा तो लाइट बैंड ज्यादा होगी, इट मीन्स वो पेंसिल हमको ज्यादा बैंड होते हुए दिखेगी, ठीक है, यहाँ से देख लेना। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, किस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट से होता है, एक्सप्रेशन बताना है, सिंपली वो तो वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास में मीडियम का, अगर हम बात करें तो c अपॉन में v होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ मीडियम से रिलेटेड होता है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम में होता है, यही एक्सप्रेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो मीडियम को हम 1 मीडियम से 2 मीडियम में बोलेंगे तो n1 अपॉन में cv1
अच्छा ये तो आपको पता है रिफ्रैक्शन मीडियम क्या होता है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम को बताना है। तो ये तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। जब लाइट रेज हमारे पास में, देखो लाइट रेज ट्रेवल करती है एक मीडियम एयर से मीडियम वन में ट्रेवल कर रही है। किस में कर रही है? एयर से मीडियम वन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम वन का निकालेंगे, n1 निकालेंगे, तो कितना होगा c/v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब जब वो एयर से मीडियम 2 में जा रही है तो फिर हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? c/v2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो बेटा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ दे रखा है पूरा आपके पास, n2 को डिवाइड कर लो n1 से, तो n2 कितना था? c/v2 अपॉन में c/में हो गया v1, c से c कैंसिल, तो v1/v2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आ गया। बस वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप उनको कर सकते हो। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा शॉर्ट आंसर्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास में? यहाँ दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ग्लास के साथ में कितना है? 1.6 है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये इंडेक्स ग्लास का एयर के साथ बता रहे होंगे। रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है हम किससे ले रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो हमको ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ऑफ डायमंड का बात करना है कि भैया अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ एयर के साथ कंपेयर करें तो फिर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो हमारे पास में देख लो, ग्लास का, डायमंड का ग्लास के साथ में कितना दे रखा है हमारे पास में? 1.6 एब्सोल्यूट दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, NDG दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड टू ग्लास के लिए बात करें तो डायमंड ऊपर ग्लास नीचे, आप वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा उसमें। ये तो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज हैं, इनमें ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ लगाना है हमको। फॉर्मूला इन द सेंस कि आपने किसके बिहाफ पे बात किया था? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात करी थी हमने? डायमंड के लिए बात करी थी। तो डायमंड का उससे किससे रिलेशन ले लेंगे हम? हमारे पास में ग्लास स्लैब से, और दोनों की दे रखी थी वैल्यूज, बस वैल्यूज को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। डेसिमल वैल्यूज ही है। A convex lens of focal length 20 cm can produce a magnifying virtual as well as real image। ठीक है, एक फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, वो मैग्नीफाई वर्चुअल रियल सारी इमेज दे रहा है। क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की इमेज दे सकता है हमको। अगर हाँ तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें हर एक केस के लिए, तो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। अगर मुझे मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा बेटा? हमारे पास में लेंस के लिए बात कर रहे हैं ना आप, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर पे। कहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकस f1। कहाँ पर? सेंटर और f1 के बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के। तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड अपने पास में आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ उन्होंने दे रखी है, फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मेरे पास में लाइट रेस कैसे जाएगी? अगर पैरेलल आ रही है तो वो तो f2 से होते हुए जाएगी और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ तो नहीं मिलेगी, पीछे कहीं पर मिला दो उसे, तो वो हमारे पास में हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। किसके लिए बेटा? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए बन रही है। अब उसने बोला था कि अगर मुझे रियल एंड इन्वर्टेड चाहिए तो फिर क्या कर सकते हो? और मैग्नीफाइड ही चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे बेटा? उसे 2f1 और f1 के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम। अगर हमने यहाँ पर प्लेस किया तो लाइट रेस फोकस से जाएगी एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहाँ बनेगी हमारे पास में? उसके जस्ट लेंस के पीछे साइड। इट मीन्स कहाँ बनेगी हमारे पास में? उल्टी बनेगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो रे डायग्राम अच्छे से याद करना कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे तो लाइट रेस कहाँ जाएगी, और हमेशा एक पैरेलल चलेगा और एक सेंटर से लाइट रेस को पास करेंगे, इंसिडेंट रेस को। ठीक है, Question 7, Sudha find out that the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 cm from the lens. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. In which direction will she move on the screen to obtain a sharp image of the building? Approximate focal length क्या होना चाहिए उस लेंस की? तो आप क्या देख रहे हो? वो एक विंडो पैनल है उसके पास में, एक विंडो पैनल है उसके पास में साइंस लेबोरेटरी के, और उसे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लेंस है और वो फोकस करना चाहती है बिल्डिंग को, अपने उस विंडो से बाहर देखना चाहती है। तो आप उसको किस तरीके से बता रहे हैं कि वो जो विजिबल होगा वो शार्प
इमेज बनना चाहिए, लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए हमारे पास में, उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में दे रखा है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज चाहिए तो स्क्रीन टुवर्ड्स द लेंस एंड कीप द लेंस फिक्स्ड। लेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होगा वो बियॉन्ड 2f होना चाहिए। लेंस आपके पास चल रहा है तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है बेटा, 2f के पीछे, दूर है ना हमसे, बहुत काफी दूर है। तो हमारे पास इमेज फॉर्म कहाँ होगी, f और 2f के अपोजिट साइड होगी, फोकस और 2f के अपोजिट साइड पे इमेज फॉर्म होगी। और एक्चुअल डिस्टेंस विंडो पेन और मिरर की 15 सेंटीमीटर है, तो अप्रोक्सीमेट उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, फोकल लेंथ, वो भी 15 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, बस फिर तो पावर और ये कितना होता है, क्या रिलेशन है, 40-20 दे रखा, 20-40 दे रखा है। तो लेंस कैसे कन्वर्जेंट करता है लाइट को, तो हम पावर से निकाल सकते हैं, यहाँ से पावर निकालेंगे लेंस में हमेशा, कैसे होगा 20 का। अगर हम लेंस ले रहे हैं हाई पावर का, स्मॉल फोकल लेंथ का, तो वो ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर का होता है। और अगर हमको मोर कन्वर्जेंट करना है तो फोकल लेंथ कितनी है, लेंस टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उसने पूछा है कि पावर और फोकल लेंथ क्या होते हैं, क्या रिलेशन है, तो हमको पता है पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ होता है। आपको दो लेंसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 20 सेंटीमीटर का और 40 सेंटीमीटर का, तो कौन सा लेंस आप ऑब्टेन करेंगे कन्वर्जिंग करने के लिए, तो जिनकी कम फोकल लेंथ होती है बेटा वो ज़्यादा कन्वर्स होता है, जिनकी स्मॉल फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा कन्वर्जिंग होता है। तो बस उतने में तो काम हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 9, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू प्लेन्स को हम इस तरीके से अरेंज करें, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, चाहे जो भी उसके एंगल होना चाहिए। तो हमेशा कितना होना चाहिए बेटा, ये 90 डिग्री लिख रखा है, 900 नहीं है, 90 डिग्री पे काम करना उसमें ना। तो एक दूसरे को कितने पे रखना चाहिए हमको, कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहे, तो हमेशा दो रेस को, दो मिरर को आपस में पैरेलली 90 डिग्री के एंगल पे बना के चलो। तो एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, लाइट रे इंसिडेंट यहाँ से हो तो यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास में ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी, हमेशा पैरेलल ही होगी। ये रे डायग्राम आप खुद बना के देखना अपने इसमें, क्योंकि आप लोग को पता है कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एंगल सेम होते हैं। अब जब यहाँ से जाएंगे हमारे पास में तो रिफ्रैक्ट, ये तो इसके लिए इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये भी सेम। अब देखोगे आप तो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में पैरेलल ही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में क्या दे रखा है, इंसिडेंट रे एयर से वाटर में आ रहा है, वाटर से एयर में आ रहा है, तो क्या होगा, तो आपको पता है एयर से वाटर में आ रहा है, तो एयर कैसा मीडियम है बेटा, एयर रेयरर मीडियम है, जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और वाटर थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। इट मीन्स ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे चल रही है, ये बेंड होगी किसकी तरफ, हमारे पास नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, और अगर वो वापस एयर से वाटर से एयर में जा रही होगी, वाटर से एयर में जा रही होगी, तो फिर वो तो बेंड आउट होते हुए चलेगी, है ना, बेंड अवे होते हुए चलेगी, किससे, नॉर्मल से। बस ये रिफ्रैक्टेड वगैरह के क्वेश्चंस। अब आते हैं आपके पास में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस, जहाँ से आपके 5 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपके सीबीएसई ने एनसीईआरटी को 3 पार्ट में आप सैम्पल पेपर में डिवाइड करके दिया था, विच इज फर्स्ट सेक्शन बायोलॉजी, दैट इज 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, second portion section B which is chemistry, and the third portion is the section C physics, जहाँ पर वो 25 मार्क्स के होते हैं। तो आपके इन 24 मार्क्स में कुछ 2-3 मार्क के आपके पास MCQ आ रहे हैं, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या 1 मार्क भी हो सकता है, 3 मार्क के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर बार फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि लाइट रेस कैसे जा सकती है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा या डिमिनिश होनी चाहिए, तो ये सारे आपके रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन वापस आ गया आपके पास में। आपको रे डायग्राम बनाना है, कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट को कब प्लेस करें, जब आप पोल और फोकस के बीच में होगा, तो बेटा पोल और फोकस के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर बनना है हमारे पास इमेज, है ना। और कैसी बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इनलार्ज बनेगा हमारे पास में, है ना।
फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, तो हमारे पास में कहाँ बनेगा, यहाँ सारे रे डायग्राम दे रखे हैं। देखो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो आप इससे क्या करेंगे बेटा, एक तो इंसिडेंट रे को आप यहाँ पर किसी एक एंगल पे लेके जाएंगे और एक कहाँ पर लेके जाएंगे, उसके सीधे पोल पर लेके जाएंगे। यहाँ से आप लाइट रेस को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमारे पास में कहीं इमेज बैक साइड बन जाएगी। फिर आपने बोला था कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करो फोकस और सेंटर के बीच में, तो सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो मेरे पास बियॉन्ड सेंटर पे बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, है ना। ये सारे रे डायग्राम्स हैं आपके पास में। फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करो तो हम अगर सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं तो सेंटर के नीचे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा और बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर हमारे पास में। देन फिर आपको ऑब्जेक्ट करना है थोड़ा सा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो अगर पीछे बना रहे हैं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, रियल और इन्वर्टेड। रे डायग्राम हमेशा एक पैरेलल जाएगा बेटा और एक हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। अगर सेंटर पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रेस तो पैरेलल और एक बार जाने देंगे हम उसके फोकस से, ठीक है। एक लाइट रेस और हमेशा दो लाइट रेस का यूज करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत लाना, तो आपके लिए इजी होगा। जैसे देखो अगर हमको कभी भी एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव में दे रखा है तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो तो एक लाइट तो हमेशा पैरेलल जानी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। और एक अगर आप दूर हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो फिर उसको बना के चले। तो इस टाइप से जब हमारे पास लाइट रेस आएगी तो यहाँ पर कहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में किसके लिए बात कर रहा है, जब हमारे पास लाइट रेस को बनाना हो या कोई भी एक रे डायग्राम होगा तो उसके लिए बनाना था बस। देन फिर इन्फिनिटी पे रखोगे तो पैरेलल आएगी तो फोकस पे बनना है वो, क्योंकि एक लाइट ऊपर से पैरेलल एक नीचे से, है ना। दोनों पैरेलल लाइट को आप कहाँ ज्वाइन कर देंगे, फोकस से, क्योंकि सेंटर पे तो आनी नहीं है वो। तो ये हो गया रे डायग्राम। ऐसे ही आपको रे डायग्राम बनाना है बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ सारे आपके लेंसेज के देखो। अब आप कहाँ पुट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वन के बीच में कहीं पर। तो एक तो पैरेलल लाइंस जाएगी और एक जाएगी उसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जिस पाथ में है उसी पाथ से वापस रिफ्रैक्ट होकर पीछे की तरफ आ जाएगी। पैरेलल जाएगी तो F2 से होते हुए जाएगी और F2 को आप पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमारे पास कहाँ बन जाएगा, 2F के पीछे ऑब्जेक्ट कहीं बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इलाज दिख रहा है वो हमारे पास। फिर आपने कहाँ करा बेटा उसको, 2F और फोकस और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के बीच में कहीं रखा है। तो वही अगेन वापस हम इसको ऐसे करें तो हमारे पास में जहां पर ये पॉइंट्स मिलेंगे ये कैसे बनेंगे, हमारे पास इमेज बनाएंगे। इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है हमारे पास। ये सारे लेंसेज के लिए बात कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट को 2F पर रखें तो 2F पर रखेंगे तो अगेन मेरे पास में कहाँ बनेगी, 2F2 पर इमेज फॉर्म होगी। फोकस पे तो फोकस पे ही बनेगी इमेज, ये याद रखना हमेशा। फिर क्या, अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो सब मिलके कहाँ आएगा बेटा, फोकस पे। इन्फिनिटी पे रखा, लाइट रेस सारी पैरेलल आएंगी और पैरेलल लाइट रेस कहाँ से होकर जाती है, हमेशा फोकस से। तो लेंस के इधर भी एक फोकस होता है उधर भी, तो हम फोकस 2 पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आ रही होती है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर उसके फोकस पे रख दें, फोकस 1 पे रखेंगे तो कहाँ पर जाएगी, एट इन्फिनिटी, है ना। कहीं पर भी लाइट रेस नहीं मिलेगी, कहाँ जाएगी, एट इन्फिनिटी पे चली जाएगी लाइट रेस। तो ये हो गया आपके सारे रे डायग्राम। हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम किया, ठीक है। अब आपको बोला रिफ्रैक्शन के लॉज लिखो, ग्लास स्लैब के लिए लिखो। तो रिफ्रैक्शन के क्या होते हैं, तो रिफ्रैक्शन के हमारे पास में सेम वही होते हैं कि सभी का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई करता है एक ही तरीके से, और दूसरा हमारे पास में रिफ्रैक्शन में ये लॉ को फॉलो करते हैं विच इज स्नेल्स लॉ। तो इंसिडेंट रे का साइन और रिफ्रैक्टेड रे का साइन एंगल दोनों का रेशियो मिलके क्या बनाता है, हमारे पास में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप उसको। बाकी रे डायग्राम आप ऑलरेडी बना के आ चुके हैं, ये हम अभी पिछले इसमें कर चुके हैं, इसलिए इस पर परेशान मत होना, एक बार आप कर चुके हो। बाकी हाँ, जब भी आप फॉर्मेशन करेंगे तो आप इसको पूरा इस तरीके से लिख के आएंगे कि आपके पास में इंसिडेंट रे का नाम आपने क्या दिया था, तो ओ डैश हमारे पास में जो चल रही है, ओ से ओ डैश हमारे पास में क्या चल रही है, इंसिडेंट रे हो गया। O से H तक जो जा रही है हमारे पास में इमर्जेंट रे जा रही है, और OL क्या हो गया हमारे पास में, इनके बीच का डिफरेंस हो गया है। यही स्नेल्स लॉ कहलाता है, इसी को लिखा हुआ है।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आप लोगों के लिए, रे डायग्राम बताना है कॉन्वेक्स लेंस का, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे अपन। तो कॉनकेव लेंस का तो ये तो सब आप कर चुके हो, ये तो सारा कर चुके हैं ना, कॉनकेव लेंस, अच्छा कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कॉन्वेक्स पढ़ा था, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फर्स्ट आपने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, हमने फोकस पे रखा है कॉनकेव लेंस के, है ना, आपने उसको लेंस के फोकस पे रखा है, तो फिर क्या होगा हमारे पास में, तो अगर हमारे पास में फोकस पे रखा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास में इमेज कैसी बनेगी बेटा, पैरेलल आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अगर लाइट रेस की बात करूं यहाँ से, ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, तो फिर हमारे पास में इमेज कहाँ बन रही है, ये जैसे ऑब्जेक्ट और ये F1 और 2F2 के बीच में कहीं रखा, तो एक लाइट रे पैरेलल गई, अब ये डाइवर्स करता है हमेशा, है ना, और डाइवर्स करते हुए लाइन को हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, तो लाइट पैरेलल है तो कहाँ से होकर जाएगी हमारे पास में, F1 से होकर जाएगी, एक है उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही होते हुए जाना चाहिए, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहां पर हमारे पास बनती है इमेज। इस इमेज को हम देखते हैं कि ए डैश बी डैश कैसी बनी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और कैसी बनती है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है ना, कैसी बन रही इमेज, छोटी बन रही होती है। देन फिर आप 2F पे अगर रख दे कॉनकेव लेंस के, तो क्या होगा, 2F पे जब आप रख रहे होते हैं बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहां से लाइट रेज आती है पैरेलल, पैरेलल आएगी तो कहां पर बन जाएगी, 2F1 पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, बस ये है। फिर तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहा था, इन्फिनिटी और डिस्टेंस, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं वहां पर, तो इन्फिनिटी पे रख दोगे तो बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, क्योंकि इन्फिनिटी से सारी लाइट रेस कैसी आती है बेटा, पैरेलली आती है हमारे पास, तो पैरेलली आते हैं तो हमारे पास इमेज कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, फोकस पे होगी। सेकंड, अगर फाइनाइट हम कहीं पर पोल और थोड़ा सा इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दें, तो हमारे पास में इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है पोल एंड फोकस के बीच में कहीं बिहाइंड द मिरर। किसके लिए बात कर रहे हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर 6, इमेज कैंडल फ्लेम की हमारे पास में लेंस ऑब्टेन कर रहा है स्क्रीन पे, लेंस के दूसरी तरफ पे, ठीक है। इमेज 3 times एज द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, ठीक है। कितने टाइम्स आ रही है बेटा, साइज जो आ रहा है 3 times आ रहा है, ये 3 times क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास मैग्निफिकेशन हमारा, ठीक है, साइज जो भी दे रखा है 3 times, इट मीन्स क्या होगा वो मैग्निफिकेशन। और डिस्टेंस लेंस से इमेज की कितनी है, 80, मतलब मेरे पास में इमेज डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80, और कहाँ दे रखी है बेटा, वो हमारे पास में उसकी दूसरी तरफ पे बन रहा है, तो हमारे पास वो कितना होगा, -80 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो मुझसे यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। आपने क्या पूछा है कि मैं कैंडल को कहाँ पर प्लेस करूँ, है ना, कहाँ कैंडल को प्लेस करना चाहिए। नेचर क्या होगा इमेज का, अगर हम 80 सेंटीमीटर और लेंस के बीच में देखें, तो देखो मैग्निफिकेशन तो हमारे पास में आ गया, कितना होगा 380/u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26.6 सेंटीमीटर, 6-7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर प्लेस करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, इस डिस्टेंस पे आप प्लेस कर देंगे लेंस के। अब लेंस चल रहा है इसलिए लेंस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे कि मैग्निफिकेशन निकालने के चक्कर में -v/u कर देते हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि ये क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। चलो फिर यहाँ से हमारे पास में क्या बोला है, इमेज जो चल रही वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर चल रही है, कैसी बनेगी इमेज, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर। क्यों, क्योंकि हमारे पास बैक साइड में बन रही है इमेज, तो कैसी होनी चाहिए, लार्जर। 1/f 1/v माइनस 1/u, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, लेंस फॉर्मूला, और यहाँ पर लगता है माइनस, याद रखना। तो बस इसको रखेंगे हम, आपके पास में u v दोनों की वैल्यूज रख देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ हमने निकाल लिया, उससे पॉजिटिव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का आंसर आ गया, लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। बस इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं आपको। तो ये आपके न्यूमेरिकल से बेटा इन लोगों को ये क्वेश्चन के कंसेप्ट से आपको पता है मिरर फार्मूला कहाँ लगता है, आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। कैलकुलेशन आपको खुद करके देखनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है और मुझे क्या फाइंड करना है वो निकालना है, बाकी फॉर्मूले सारे आपके पास में है, आप उससे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। Size of the image of an object by a mirror having focal length of 20 centimeter are observed to reserve 1/3 of its size। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए और नेचर ऑफ द इमेज क्या होना चाहिए। तो हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1/3 है,
क्या है 1/3 मतलब मैग्निफिकेशन 1/3 दे रखा है। तो अगर ये है तो मिरर कैसा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेस देन 1 है हमारे पास में है ना, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/3 से कम वैल्यू और 3 से ज्यादा होती है तो कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पर मिरर की बात करें तो कैसा होना चाहिए, 1 से लेस आ रही है वैल्यू, मैग्निफिकेशन 1 से कम है, लेस देन 1 है तो मिरर तो कॉनकेव मिरर होगा। फोकल लेंथ आपने 20 दे रखी है, तो अगर फोकल लेंथ हम कॉनकेव मिरर के लिए बात करें तो वो नेगेटिव आती है हमारे पास, ठीक। अब मैग्निफिकेशन आपने दे रखा था तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमने इसको -1/3 करके देख लिया। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 3v और v आ गया है ना, हमने उसको अकॉर्डिंग टू v में ले लिया। मिरर फॉर्मूला में अप्लाई कर दें तो प्लस लगेगा, वैल्यूज को आप अगर रेक्टिफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। v क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कहाँ रखा रहता है, मिरर के सामने। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज भी आ गई हमारे पास में। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव v की वैल्यू आ रही है। तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और कॉनकेव में तो अगर आ रही है तो वो डिमिनिश पे चला जाएगा, है ना। मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर। तो ऐसे कर लेना। पावर में दे रखा है बेटा, यूनिट में दे रखा है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारे पास में, तो जिससे वो कन्वर्स या डाइवर्स कर रहा है, जिस डिग्री पे कोई एक लेंस इमेज को, या पावर जिससे कोई भी लेंस एक ऑब्जेक्ट की इमेज को डाइवर्स या कन्वर्स करेगा, वो हमारे पास में पावर कहलाता है। और ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और फोकल लेंथ किस में मेजर होनी चाहिए, हमेशा मीटर में, या सॉरी हाँ मीटर में होनी चाहिए। पावर डायोप्टर में दे रखी है, फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर उसकी पावर निकालेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पावर अगर पॉजिटिव में होगा तो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, मिरर नहीं लेंस, है ना। और अगर पावर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर कॉनकेव लेंस होगा वो हमारे पास में, ठीक है। दोनों पे आपने देख लिया, सभी में आपका लेंस की वैल्यूज आ गई। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में एक स्टूडेंट फोकस कर रहा है लेंस की इमेज को, वाइट कर रहा है, वो नोट कर रहा है कुछ पोजीशंस। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस की। तो लेंस फॉर्मूला लगा दे बेटा आप यहाँ से। पहले तो आप 50 पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कैंडल के बीच की डिस्टेंस देख ले, तो आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। आप अब यहाँ से अप्लाई कर दें लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। फार्मूला रख के सॉल्व करेंगे, आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक। फोकल लेंथ शिफ्ट करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, तो अगेन फार्मूला है, क्वेश्चन में नहीं करवा रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आपको खुद डिकोड करना है, या आप खुद पढ़ेंगे इसको और सॉल्व करके बताएंगे मुझे कि कितना आंसर आ रहा है इसको, ठीक है। ये पूरा रे डायग्राम आप लोग खुद इससे करके देखिएगा और बताइएगा कि किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट होता है। आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं करवाए बिकॉज ये आप लोगों के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप उसे फटाफट सॉल्व करके देख लीजिएगा, फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए आपको और रे डायग्राम सारे पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, लेंस और मिरर में कंफ्यूजन मत होना किसी भी तरीके का। मैग्निफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस अगर आपको ये पता है तो साइन कन्वेंशन ईजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेगा, आप लोगों के बोर्ड्स की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे वीडियोस डल चुके हैं, अब ये आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट फिजिक्स भी डल चुका है। किसी भी तरीके का अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स। अब मिलते हैं हम बोर्ड्स के बाद रिजल्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।